तमाम विवादों के बावजूद अब संसद भवन यानी कि नया संसद भवन जिसका लोकार्पण 28 तारीख को होना है, उसको अंतिम टच दिया जा रहा है। फाइनल तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से सामने पूरा अंतिम टच दिया जा रहा है। ये संसद भवन, नए संसद भवन जो कि पुराने संसद भवन के ठीक बगल में स्थित है, यहाँ पूरी तैयारी की जा रही है और अब इसका पूरा कार्यक्रम भी सामने आ गया है। आपको बताऊं 28 तारीख को जो लोकार्पण कार्यक्रम है उसको 2 हिस्सों में रखा गया है। 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, 1 घंटे तक हवन और पूजा होगा। इस दौरान नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद 8:30 बजे से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सिंगोल स्थापित किया जाएगा जो भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री इसी नए संसद भवन के अंदर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विकास के मुद्दे पे चर्चा भी करेंगे। आखिरी टच, अंतिम टच दिया जा रहा है और 28 तारीख को सुबह 7 बजे से ऑफिशियली 12 बजे से उद्घाटन, लेकिन 7:30 बजे से इसके उद्घाटन की शुरुआत जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाएगी। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नई संसद के इनॉग्रेशन में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। सेंगोल यानी राजदंड पर बीजेपी के दावों को कांग्रेस ने झूठा करार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण के समय नेहरू को सौंपा गया था। इससे जुड़े सभी दावे गलत हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेसियों ने सेंगोल को वर्किंग स्टिक समझा और संग्रहालय में भेज दिया था। पीएम मोदी 28 मई को नई संसद का इनॉग्रेशन करेंगे। इस मौके पर 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा। नई संसद के इनॉग्रेशन से पहले जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों में एक विचारधारा के तौर पर बटी हुई राय दिखाई पड़ रही है, उससे बिल्कुल साफ है कि सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो कार्यक्रम है उसको अटेंड करने वालों की संख्या विरोधियों से ज्यादा है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग राष्ट्रपति से कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इस याचिका के लिए क्यों नहीं आप पर जुर्माना लगाया जाए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब देने की कोशिश की। याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान का 79 अनुच्छेद कहता है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बना हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, इस अनुच्छेद से आपका क्या लेना देना? इस अनुच्छेद से पार्लियामेंट की बिल्डिंग के उद्घाटन का क्या संबंध है? इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि चूंकि राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए। साथ ही साथ याचिकाकर्ता ने एक बात और कही कि संविधान में यह भी प्रावधान है कि संसद का विशेष सत्र बुलाने और संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, इसलिए भी राष्ट्रपति को इस बिल्डिंग का उद्घाटन करना चाहिए। संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कौन करे, राष्ट्रपति करे या प्रधानमंत्री? यह कोई कानूनी सवाल नहीं, यह नैतिक सवाल है और इसीलिए नैतिकता के आधार पर ही विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। सरकार के 9 साल और 9 सवाल को लेकर कांग्रेस अगले 2 दिनों के में देश के 35 शहरों में बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। 9 साल 9 सवाल को लेकर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में आज जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनोज जैसे बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक बुक लॉन्च किया गया, जिसमें मोदी सरकार से 9 साल पर 9 सवाल पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया है कि आप अपनी अमीर और गरीब के बीच में कैसे खाई बढ़ती गई, इस पर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। मोदी सरकार अमृतकाल का उत्सव मना रही है और अपने 9 साल के किए गए वादों का ढिढोरा पीट रही है, तो ऐसे मौके पर कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल पर एक बुकलेट जारी कर आने वाले 2024 की मिशन का संकेत भी दे दिया है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। एक तरफ बिहार में बीजेपी जनसंपर्क महाअभियान चलाने वाली है। अगले 23 मई से 23 जून तक बीजेपी का यह महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वह बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहां यह बताने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में क्या किया है। और दूसरी तरफ आप यह बड़ा सा बैनर और पोस्टर देख सकते हैं, यह आरजेडी के तरफ से लगाया गया है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि
आरजेडी जो है वह मोदी सरकार के शासन के 9 साल को धिक्कार दिवस के रूप में मनाई जाएगी और इसमें आप देख सकते हैं मोदी सरकार की तमाम जो नाकामी है उसका जिक्र किया गया है। आरजेडी का कहना है कि पिछले 9 साल जो मोदी सरकार की है वह केवल नाकामियों से भरा हुआ है और हम इस उपलब्धि के विरोध में धिक्कार दिवस मनाएंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली नीति आयोग की बैठक का पंजाब सरकार ने बहिष्कार किया है। इसके अलावा देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों ने भी इस बैठक से दूरी बना ली है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा दूसरे प्रदेश के सीएम शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बैठक में भाषणबाजी होती है, उन्हें घंटों बैठा कर रखा जाता है और बोलने का मौका नहीं दिया जाता। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पंजाब के हितों का केंद्र सरकार ध्यान नहीं रख रही है। मान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के कई जन कल्याणकारी योजनाओं में अड़ंगा डाल रही है। आरडीएफ का रकम जारी नहीं किया गया, फसल की कीमत घटाया गया, पंजाब को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यह बैठक महज एक फोटो सेशन होता है, खाना पूर्ति रहती है और इस बैठक में विचार किए गए किसी भी चीज़ों को पूरा नहीं किया जाता। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में दूरी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। लगातार सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य खराब था। ऐसी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है और कहा है कि वो अपना इलाज करा सकते हैं। अंतरिम जमानत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने शर्त भी रखी। कोर्ट के आदेश के अनुसार सत्येंद्र जैन शहर छोड़कर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा वह किसी भी गवाह से मिल नहीं पाएंगे। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब थी और उनको मेडिकल ग्राउंड के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत दी है। इसके अलावा जैन को कहा गया है कि वो समय के साथ साथ अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी कोर्ट में पेश करते रहेंगे। हालांकि ईडी ने सीधे तौर पर इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि अभी तबीयत खराब है और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर आगे इस पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बाथरूम में गिर गए थे। उसके बाद उनको डीडी अस्पताल और फिर बाद में एलएनजेपी अस्पताल रेफर किया गया। ऐसी स्थिति को देखते हुए कोर्ट में इसी आधार को माना कि फिलहाल सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब है और इसके लिए उनको अंतरिम जमानत दी जाए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से पासपोर्ट मामले में राहत मिली है। यहाँ आपको बताएं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में 3 साल की एनओसी मिली है। यहाँ की राहुल गांधी 10 साल की एनओसी की मांग कर रहे थे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ 1 साल की एनओसी की परमिशन की बात कही है। नए पासपोर्ट के लिए एनओसी की मांग कर रहे राहुल गांधी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। स्वामी ने एनओसी जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा राहुल गांधी बार-बार विदेश जाते हैं और उनके विदेश जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है। यहाँ आपको बताएं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को 1 हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वे 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहां छात्रों को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए उन्हें पासपोर्ट की जरूरत थी और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है। कैमरामैन अभी के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल का अब तक का सबसे चर्चित शिक्षा घोटाले में फिलहाल अभिषेक बनर्जी को राहत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा जगत में लगातार टीएमसी के कई नेता और मंत्री जेल में बंद है और जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में मामला किया था कि कोलकाता हाई कोर्ट ईडी और सीबीआई पे पूछताछ पे रोक लगा दे, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि अभिषेक बनर्जी से ईडी सीबीआई पूछताछ किए थे और पूरे मामले पे अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से कोर्ट का वक्त जाहिर किया था, इसे 25 लाख का जुर्माना लगाया था। उसके बाद सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को बुलाकर 9.5 घंटा पूछताछ किया था और इस पूरे मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है कि अभिषेक बनर्जी के जो कोलकाता हाई कोर्ट ने 25 लाख रुपया जुर्माना लगाया था, उस जुर्माने पर रोक लगा दिया है, लेकिन ईडी और सीबीआई अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी और अब जो अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को होगी। फिलहाल ईडी और सीबीआई कभी भी अभिषेक बनर्जी को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर सम्मेलन करने जा रही है। कांग्रेस ने भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बीजेपी को घेरने की तैयारी की जा रही है। इसकी शुरुआत लखनऊ से हो चुकी है। पार्टी ने पिछड़े वर्ग नेताओं और पदाधिकारियों ने मंडल और जिला स्तर पर सम्मेलन की रणनीति तैयार की है। पार्टी चुनाव से पहले इस मामले पर बड़े आंदोलन की रणनीति भी तैयार कर रही है। पार्टी ने 2011 की जनगणना का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग भी की है। साथ ही मंडलवार सम्मेलनों में नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का ये मानना है कि ऐसे सम्मेलनों के जरिए विधानसभा स्तर पर लोगों का समर्थन जुटाया जा सकता है और इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र कांग्रेस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का विरोध तेज हो गया है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली जाकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक नाना पटोले की शिकायत करते हुए नेताओं ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में पार्टी की स्थिति बदलनी है तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलना होगा। नाना पटोले पर आरोप है कि वो हमेशा एक तरफा निर्णय लेते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा नहीं करते हैं और ना ही उन्हें विश्वास में लेते हैं। आपको बताते चलें कि इसके पहले कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पटोले के खिलाफ जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखा था और तब भी पटोले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। अब एक बार फिर पटोले को लेकर विरोध तेज होते जा रहा है। कुछ नेताओं ने जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से शिकायत की है और अब देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमांड क्या नाना पटोले के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट पर इस समय 100 से ज्यादा यात्री बड़ी ही अजीब स्थिति का सामना कर रहे हैं। इन यात्रियों को वीट जेट नामक एयर कंपनी से गुरुवार रात 11 बजे ही वियतनाम के लिए रवाना होना था, लेकिन अभी तक इनकी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई है और ना ही फ्लाइट से जुड़ी कोई भी जानकारी इन यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रियों का कहना है कि सभी पैसेंजर्स को विमान के अंदर बिठा भी लिया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें यह कहकर विमान से उतार दिया गया कि विमान में कोई तकनीकी गड़बड़ी आ गई है और इसलिए फौरन प्लेन से नीचे उतर जाइए। यात्रियों में बुजुर्ग और बच्चे दोनों शामिल है और इन सभी इस वक्त एयरपोर्ट पर ही विमान के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। यात्री को कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई यात्री एयरपोर्ट पर जोर शोर से हंगामा भी किए। इस हंगामे में एयरपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था, जिससे दूसरी एयरलाइन के पैसेंजर को कुछ समय के लिए असुविधा हुई। यात्रियों ने ट्विटर पर अपना गुस्सा निकालते हुए एयरलाइंस के लाइसेंस को रद्द करने की मांग की। पैसेंजर का कहना है कि उन्हें किसी भी तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, न ही किसी तरीके का अपडेट विमान के बारे में दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल ऋतुराज सिन्हा के खिलाफ पटना नगर निगम के पदाधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें कहा गया है कि बिना इजाज़त के ऋतुराज सिन्हा की तरफ से सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक भवनों पर वो बैनर लगाया जा रहा है, साथ में पोस्टर प्रिंट किया जा रहा है, जिसमें कि एक बार फिर मोदी सरकार का प्रचार किया जा रहा है और इसको लेकर यह आरोप लगाया गया है, जिसके खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि इसको लेकर अब राजनीति भी गर्म हो गई है। ऋतुराज सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है कि उनके खिलाफ ये साजिश की जा रही है। अगर एक सार्वजनिक स्थान पर प्रिंट करने से, मोदी का नाम लिखने से लोग आहत हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भारतवासी के दिलों में है, कहां से नाम मिटाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर इस जुर्म में उनके खिलाफ 100 एफआईआर भी दर्ज होते हैं तो वो एफआईआर उन्हें मंजूर है, वो कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हो रहे हैं। पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं जिसमें एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लिखा गया है और साथ में ऋतुराज सिन्हा राष्ट्रीय मंत्री बीजेपी का वहां चस्पा किया गया है। और हालांकि जेडीयू का भी प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर पटना के डीएम से मिला था और उनको एक ज्ञापन दिया था और कार्रवाई की मांग की गई थी। कि कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पर मचे सियासी बवाल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी जिलों के जिलाधिकारी और कमिश्नर अपने अपने इलाकों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करवाएं। दरअसल बीते कुछ दिनों से बिजली संकट को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बार बार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बिजली कटौती को लेकर वो कई बार सरकार पर तंज भी कस चुके हैं। ऐसे में सरकार बिजली आपूर्ति को लेकर बेहद सजग हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को
निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि बिजली की आपूर्ति पर सिर्फ अधिकारियों से ही फीडबैक नहीं लिया जाएगा, बल्कि जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक लिया जाएगा, जिससे गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही ना रहे। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। हरियाणा शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर एक प्रयोग करने जा रहा है और 1 जून से बच्चों को छुट्टियां हो रही हैं। बेशक स्कूल के अध्यापक बच्चों को भारी भरकम काम दे देते हैं कि जो स्कूल का है, पुस्तकों का है, वो काम छुट्टियों के बाद वो देखेंगे, लेकिन इस बार अलग किया गया है और अलग किया गया है कि बच्चे एक हफ्ते में 1 दिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, मोबाइल से बिल्कुल ही दूर रहेंगे और वहीं पर दादा दादी, नाना नानी के पास यदि वो जाएंगे तो उनसे कहानियाँ सुनेंगे और वहीं पर नाना नानी और दादा दादी की शादी में कौन सी मिठाई बढ़िया बनी थी उसके बारे में पता करेंगे और वहीं पर यदि घर में रहते हैं बच्चे तो घर में चाहे वो सब्जियां हों चाहे फिर पेड़ पौधे हों उनको लगाएंगे। बच्चों के ऊपर एक अध्यापक रोजाना की रिपोर्ट लेगा और रोजाना की रिपोर्ट लेने के बाद शिक्षा विभाग को बताया जाएगा और ये नया जो फार्मूला तैयार किया गया है और आने वाले समय में इसको सारे के सारे स्कूलों में लागू भी किया जा सकता है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। 28 मई को माता खीर भवानी का मेला है और इस दिन लाखों श्रद्धालु माता खीर भवानी के मेले में जाते हैं, माता खीर भवानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जम्मू से भी कश्मीरी पंडित विस्थापित आज भारी संख्या में कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो रहे हैं। रवाना होने से पहले कश्मीरी पंडित जो हैं वो मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ से निकलने से पहले आप देखिए कि कैसे जो कश्मीरी पंडित हैं, जो विस्थापित हैं, वो मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके बाद ये तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, ये निकलेंगे कश्मीर घाटी के लिए और 28 तारीख को यानी 28 मई को माता खीर भवानी का मेला है और उस मेले में माता खीर भवानी के दर्शन करेंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पिछले साल हमने देखा था कि इन श्रद्धालुओं ने, कश्मीरी पंडित विस्थापियों ने सर्वसम्मति से फैसला किया था क्योंकि कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हो रही थी और उसके चलते कश्मीरी पंडित माता खीर भवानी मेले में नहीं गए थे, मेले का बहिष्कार किया था। लेकिन आज जो है जम्मू से भारी संख्या में कश्मीरी पंडित विस्थापित जो हैं वो निकल रहे हैं माता खीर भवानी के दर्शन के लिए। और देखिए कैसे निकलने से पहले मंदिर में पूजा पाठ किया जा रहा है। श्रद्धालु बेहद ज़्यादा उत्साहित हैं और बता रहे हैं कि इन्हें बस बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब ये कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और माता खीर भवानी के दर्शन करेंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। महादेव के दर्शन करने जब बब्बर शेर पहुंचा तो पुजारी को याद आई जगत जननी। कल्पना कीजिए अगर आपके दरवाजे पर बब्बर शेर आ जाए तो आपका क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ अमरेली जिले में हुआ जहां शिव मंदिर में बब्बर शेर पहुंच गया और उसके बाद अंदर के पुजारी की हालत खराब हो गई। ये वायरल तस्वीर गुजरात के अमरेली जिले की है जहां एक शिव मंदिर स्थित है और इस शिव मंदिर के परिसर में अचानक से एक शेर आ गया। मंदिर में मौजूद पुजारी ने अपने आप को मंदिर में कैद कर दिया और भगवान का भजन शुरू कर दिया। बीच बीच में वो शेर को फटकार कर भगाने की भी प्रयत्न करता रहा, लेकिन शेर काफी देर तक कभी मंदिर के एक द्वार तो कभी दूसरे द्वार से पुजारी को घूरता रहा। जब बब्बर शेर वहां से चला गया और इस बात का पूरा इत्मीनान हो गया तब पुजारी जी की जान में जान आई। कई बार शेर रिहायशी इलाकों में पशुओं का शिकार करते हैं तो कई बार तेंदुए लोगों को घायल कर देते हैं। कल की ही एक घटना में जाफराबाद के सरोवड़ा गांव में 80 साल की एक वृद्धा को तेंदुए ने बुरी तरह से घायल कर दिया और इस घटना में वृद्धा की मौत हो गई। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 70 साल बाद साउथ अफ्रीका से लाए गए चीतों की लगातार मौत के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। नेशनल टाइगर अथॉरिटी की तरफ से 11 सदस्यीय एक टीम तैयार की गई है जो कि पूरा एक्शन प्लान तैयार करेगी। तो वहीं सीएम शिवराज ने भी वन विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूरी तरह मॉनिटरिंग करने के सख्ती से निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बीते 4 दिन में जो ज्वाला चीता है उसके जो 4 शावक जिसका जन्म हुआ था 27 मार्च को, उन्हीं में से 3 शावकों की मौत हो चुकी है। तो वहीं बीते 2 महीने में ही 3 शावकों समेत 6 चीतों की मौत हो चुकी है।
जिस तेजी से चीतों की मौत हो रही है, उसके बाद अब स्थितियां ये बन गई हैं कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक हड़कंप तो मचा ही है, वहीं मीटिंग का दौर भी यहाँ पर जारी है और एक कोशिश यही की जा रही है कि चीतों को आखिर कैसे बचाया जाए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। जहां एक तरफ देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी से हाहाकार मच गई है और लोग गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर घाटी पहुंच रहे पर्यटकों को गुलमर्ग, जो कश्मीर घाटी का सबसे मशहूर पर्यटन स्थल है, वहां पर बर्फ के रूप में एक सरप्राइज जैसा मिल रहा है। गुलमर्ग का जो ऊपरी इलाका है वहाँ अफरवट की पहाड़ी पर अभी भी काफ़ी बर्फ मौजूद है और मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि यहाँ पर लोगों को सर्दी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए स्वेटर या जैकेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि कश्मीर घाटी जो भी पर्यटक इन दिनों पहुँच रहे हैं वो गुलमर्ग के इस अफरवट इलाके का जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है उसका मज़ा ज़रूर ले रहे हैं। वहाँ पर ख़ास तौर पर मौजूद बर्फ़ का और ठंड का एहसास भी लोगों को हो रहा है। कैमरामैन जुब रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। राजस्थान में आज का दिन अपने भव्य विवाह के लिए जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2222 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अपने आप में राजस्थान में अब तक का यह सबसे बड़ा विवाह कार्यक्रम माना जा रहा है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों सहित 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों के उपस्थिति के में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। खास बात यह है कि 3.25 लाख स्क्वायर फीट का एक बड़ा पंडाल भी बनाया गया है, जहां पर जोड़ों का विवाह कराया जाएगा और पंडितों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। खास बात यह है कि न केवल 12 के बल्कि कई जिलों के मेहमानों को यहाँ बुलाया गया है। सोने चांदी के आभूषण भी यहाँ पर सर्वधर्म सामूहिक विवाह करने वाले लोगों को आयोजकों की तरफ से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदान किया जाएगा। मंगलसूत्र भी सोने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आशीर्वाद से इन लोगों को दिया जा रहा है कि राजस्थान अब इस भव्य विवाह के लिए भी जाना जाएगा और यही कारण है कि गिनीज रिकॉर्ड के अधिकारियों को भी खास तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।